कवर करेंगे अपनी सेल वॉल का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल वॉल भी, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब करते हैं हम यहाँ से सेल वॉल स्टार्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट डेड लेयर ऑफ सेल। अब वो जिस भी सेल में है, चाहे वो फंगल सेल है या वो प्लांट का सेल है, वो जिस भी सेल में है, तो आप इस तरीके से सेल वॉल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और कैसे बनता है। देखो बेटा, सेल वॉल जो है वो बनती है 3 लेयर्स से। वैसे तो 2 मेजर लेयर्स हैं और उसके दरमियान एक सीमेंटिंग मटेरियल है, लेकिन हम क्योंकि बुक की लाइन है तो हम बुक की लाइन फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मिसाल के तौर पे बेटा, ये एक सेल आ गया मेरे पास। ठीक है, ये एक सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। सही है। अब देखिए, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। सही है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। होगा क्या कि यहां पर इसके बाहर एक लेयर बनेगी और इस लेयर को नाम दिया जाएगा प्राइमरी वॉल। ठीक है, यहां एक लेयर बनी और इस लेयर को हमने नाम दिया प्राइमरी वॉल। सेम लेयर बराबर वाले सेल पर भी बनी। ठीक है, सेम लेयर बराबर वाले सेल पर भी बनी, तो बराबर वाले सेल पर भी हमारे पास क्या बनी, प्राइमरी वॉल बनी। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर भी हमारे पास आ गई प्राइमरी वॉल और फिर इसके अंदर हमारे पास आती है सेकेंडरी वॉल। सही है, ये हमारे पास आ गई प्राइमरी वॉल और इसके बाद यहां पर इस जगह पर आती है आपके पास सेकेंडरी वॉल, ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि बेटा सेल वॉल कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, मेजरली 2 लेयर्स हैं और दरमियान में सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको मिडिल लैमेला कहा जाता है। वो कहां होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल आ गई और ये भी यहां पर कौन सी आ गई, सेकेंडरी वॉल। सही है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास प्राइमरी वॉल और ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो अंदर की तरफ है और इसके अंदर हो गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब मिडिल लैमेला कहां पाया जाता है, मिडिल लैमेला पाया जाता है यहां पर इन 2 सेल्स के दरमियान, कुछ इस तरीके से। ये दरमियान में मिडिल लैमेला है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है जो 2 सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ये दरमियान में सीमेंटिंग मटेरियल है। सही है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं, दिस इज मिडिल लैमेला। ठीक है भाई, ये मिडिल लैमेला आ गया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं सेल में कि जहां पर मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती और इन जगहों को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बेटा, ये वो जगह होती है कि जहां से सेल इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक सेल से दूसरे सेल चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। ये स्पेस कहलाती है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है भाई, समझ आ रही बात। अच्छा, तो अब यहां से कोई चीज इस सेल से इस सेल में जा सकती है और इस सेल से इस सेल में आ सकती है। अब हमें जो असल चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि भाई ये तीनों सेल लेयर्स बन कैसे रही हैं, कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ
सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राइमरी वॉल की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वॉल की, कि प्राइमरी वॉल बन कैसे रही है। ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा, प्राइमरी वॉल मेजरली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, मेजरली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या चीज है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्यूलोज क्या चीज है ये आपको पता होना चाहिए। बेटा सेल्यूलोज इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट्स जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से तो पॉलीसैकेराइड बना देते हैं। बेसिकली सेल्यूलोज इज पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज। बहुत सारे बीटा ग्लूकोज के यूनिट्स जब जुड़ जाते हैं लाइन बाय लाइन तो वो क्या बना देते हैं बेटा, वो सेल्यूलोज बना देते हैं। इस तरीके से कुछ ग्लूकोज 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 एंड सो ऑन। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में हो गए कंबाइन। और कौन से ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपको पता है बेटा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बहुत डिटेल से देखेंगे ये डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिफरेंस हम बहुत डिटेल से देखेंगे। अभी इतना जानना काफी है कि जो प्राइमरी वॉल है वो सेल्यूलोज से बन रही है और सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मैं अब आपको बुक से दिखा देता हूं। अगर आप बुक में आ जाएं तो यहां पर देखिए, ये आ गया आपके पास सेल वॉल का टॉपिक। ठीक है, और यहां पर आप देखिए प्राइमरी सेल वॉल लिखा हुआ है। अब आप अगर गौर करें यहां पर, ठीक है, तो प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि सबसे पहले जो लेयर बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। द मटेरियल ऑफ प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट डिपॉजिट ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला। ठीक है, इन यंग डिवाइडिंग एंड enlarging cell this layer remains thin and elastic. It becomes thick and rigid when cell reach at maturity. पहले ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, और जब सेल अपनी मेच्योरिटी पर पहुंचता है तो ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है। ठीक है, इट कंटेन, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इट कंटेन हेमीसेल्यूलोज, a polysaccharide that have beta 1,4 linked backbone with cross linked microfibrils of cellulose arranged in a criss-cross manner. इतनी लंबी करी हुई काम की बात यही है कि भाई सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज क्या है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ ऑफ बीटा, कौन सा, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ of cell wall. At some places the cell wall, the deposition of the wall material does not take place. देखो वही बात आ गई कि कुछ जगहों पर सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं होती है और उस जगह को नाम दिया जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये चीज पाई ही क्यों जाती है, क्या वजह है, थ्रू विच cellular content of neighboring cell remain in communication with each other. ये दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन रहे। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी प्राइमरी वॉल है बेटा वो किस चीज से बन रही है, वो बन रही है सेल्यूलोज से एंड हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, इससे बन गई हमारी क्या, प्राइमरी वॉल। अब आ जाओ सेकेंडरी वॉल के ऊपर कि सेकेंडरी वॉल किस चीज से बन रही है। ठीक है, देखो सेकेंडरी वॉल में ना एक चीज ऐड हो जाती है बस, बाकी तो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज तो वही रहता है, बस एक चीज ऐड हो जाती है बेटा, उसका नाम है लिग्निन। ठीक है, मैं आपको बुक से दिखाता हूं, आइए, और यहां देखिए जरा,
अब देखो ये सेकेंडरी वॉल लिखी हुई है इसके नीचे। अब देखिए सेकेंडरी वॉल, द लेयर ऑफ सेल वॉल डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। कह रहा है वो लेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है बेटा, ठीक है, याद रखना ये बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन ही होता है। वो लेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में बन रही है। देखो मैंने अपने लेक्चर में भी यही बात यहां पे बनाई हुई है, अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि अंदर वाली लेयर क्या है, यह है सेल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर वाली लेयर, और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, वो है प्राइमरी वॉल, और इन दोनों के दरमियान में कौन है, सेकेंडरी वॉल। ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। आ जाओ वापस। तो प्राइमरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में बनेगी। इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल, द ओनली डिपॉजिटेड इन हार्ड टिश्यूज, सिर्फ और सिर्फ हार्ड टिश्यूज में पाई जाती है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। आपको पता है कि प्लांट में सपोर्टिंग टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। द सेल बिकम डेड एट देयर मैच्योरिटी। Secondary wall deposits after complete maturation of primary cell wall. It is very thick and rigid. बहुत थिक होती है और सख्त होती है। क्यों? वजह ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। आगे वही बात जो अभी आपको बता रहा था, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से सेल वॉल जो सेकेंडरी वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक और रिजिड हो जाती है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं कुछ, एंड सम वैक्सेस। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in support of plant, that is sclerenchyma fibers, scleroids, xylem, vessels, tracheids which contains secondary cell wall. इन जगहों पे सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी कैट के हवाले से, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा एक बात मैं और बताता हुआ चलूं कि वो तमाम बच्चे जो कि एमडी कैट में इनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, हमारा फिजिकल बैच भी स्टार्ट हो चुका है बेटा, और हमारा ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप जिसमें भी आना चाहते हैं आप आ जाए। फिजिकल बैच हमारा कराची में चल रहा है, ठीक है। कराची में हमारे पास 2 जगहों पे हमारे कैंपस मौजूद है, ठीक है। पहला कैंपस है हमारा नाजमाबाद एंड दूसरा कैंपस है हमारा गुलिस्तान जौहर, ठीक है। तो आप जहां पर भी आना चाहते हैं आप आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, साथ साथ में ऑनलाइन बैच की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जो कि 50 रुपीज पर डे की रजिस्ट्रेशन है। फीस लमसम ली जाएगी, ठीक है, 8 महीने का कोर्स है, लेकिन जो उसकी डिवीजन आएगी पर डे के ऊपर वो 50 रुपीज पर डे है, सही है। अच्छा, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो अभी कर ले ताकि उसको आगे फायदा हो इस चीज में। अब आ जाओ मिडिल लैमेला के ऊपर। मिडिल लैमेला की बात करें तो बेटा ये 2 सेल के दरमियान में पाई जा रही है, 2 सेल्स को जोड़ रही है। यहां पर भी सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन एक चीज और आ जाती है जिसका नाम है पेक्टिन, ठीक है, जिसका नाम है पेक्टिन। द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल। 2 सेल्स के दरमियान किसका काम करता है, सीमेंट का काम करता है, ठीक है, इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल। 2 सेल्स के दरमियान क्या है, कॉमन है, ये लेयर 2 सेल्स के दरमियान कॉमन लेयर है, ठीक है। दीज 2 सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लैमेला विल बी डिसॉल्व्ड। 2 सेल अलग हो जाएंगे अगर मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो गई। इट इज मेनली मेड अप ऑफ, अब ये बहुत काम की बात है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। आगे वही बात, पेक्टिन से बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है। दिस लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है ये लेयर। अब लास्ट में जरा फंक्शन देख लो सेल वॉल के क्या है। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो है वो बन रही है सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, ठीक है। एंड जो हमारे पास मिडिल लैमेला है बेटा वो किस चीज से बन रही है, मिडिल लैमेला बनती है आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, ठीक है। अब आ जाओ जरा फंक्शन देख लो भाई, इसकी डायरेक्ट बुक से देख लेते हैं फंक्शन, ठीक है। इट परफॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है सेल वॉल, ठीक है। और वो क्या है, फर्स्टली इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट देती है प्लांट को, गिव्स डेफिनेट शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, शेप और प्रोटेक्शन सेल को दे रही होती है।
It acts like a skeletal framework of the plant, particularly in vascular plant. Secondly, being hydrophilic in nature, it is capable of imbibing water. Imbibing का मतलब है अपने अंदर पानी को लेकर आगे की तरफ पास कर देना, imbibe करना, and thus help in movement of water and solute towards protoplast. ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की तरफ वाटर की मूवमेंट और सॉल्यूट्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है. सेल वॉल एक्ट्स एज परमिएबल स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटा डेड है इस वजह से परमिएबल होती है, हर चीज को इजाजत है सेल वॉल को क्रॉस करने की, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी ये बात मैंने. तो भाई इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गए? इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया डेफिनेट शेप देता है सेल को, ठीक है, सेल वॉल. इसके अलावा प्रोटेक्शन होती है सेल की. इसके अलावा सेल का स्केलेटल फ्रेमवर्क बन जाता है. इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से वाटर की इम्बाइबेशन कर सकता है और प्रोटोप्लास्ट में वाटर और सॉल्यूट को ऐड करवा सकता है, और नेचर में होती है परमिएबल. ये इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फॉर फंक्शन. ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहां तक बात? तो यहां पर आपके पास सेल वॉल खत्म हो जाती है. ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनील की तरफ, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये चलो एक काम करते हैं, पहले न्यूक्लियस करते हैं और न्यूक्लियस के बाद हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. ठीक है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है आपके पास बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 63 के ऊपर. ठीक है, पहले न्यूक्लियस करते हैं, फिर सेल वॉल, फिर आगे चल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आते हैं. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा, चलो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियस. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कवर कर चुके हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में आने वाला टॉपिक, नाम है न्यूक्लियस. ठीक है भाई, आ जाओ. देखो बेटा, न्यूक्लियस को दूसरा नाम ब्रेन ऑफ द सेल भी दिया जाता है. ठीक है भाई, ये ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि भाई न्यूक्लियस से पूछकर ही हर काम सेल में हो रहा होता है, न्यूक्लियस ही ऑर्डर कर रहा होता है. ठीक है, अब आओ गौर से बात सुनो. न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने. डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया किस ईयर में? 1831 में. और डिस्कवर करते ही न्यूक्लियस को उन्होंने नाम दिया कैरियन. क्या नाम दिया न्यूक्लियस को? कैरियन. अब कैरियन वर्ड से दो वर्ड्स और बने. पहले का नाम है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक. ठीक है, कुछ सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और ज्यादातर सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, कदीमी. ठीक है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव. ठीक है, और कैरियोटिक वर्ड निकला है किससे? कैरियन से. कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस. ठीक है, अच्छा, आपने कहा सर सही है. यू का मतलब क्या है सर? फिर यू का मतलब है ट्रू. यू का मतलब है ट्रू, सच्चा. और कैरियोटिक वर्ड निकला है कहां से? न्यूक्लियस से. आपने कहा सर है पुराना न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, आधे से ज्यादा लोग ना इस टॉपिक को समझाते ही गलत है. वो कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. ऐसा नहीं है भाई, न्यूक्लियर मटेरियल और बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं, बस एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होती. सोचो तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, अगर मैं उन कमरों की दीवारें गिरा दूं तो क्या उन कमरों की जगह खत्म हो जाएगी? नहीं, जगह तो रहेगी. इसी तरीके से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं नेचर में कि जिनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बाकी सामान सारा है, बस वो एक जगह बंद नहीं हुआ तो वो सेल में फैल जाता है. ठीक है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कह देते हैं. तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेल इन विच न्यूक्लियर membrane is absent and all membrane bound organelles are also absent.
तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present and all membrane bound organelles are also present, जिसमें तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये मेजर फर्क है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ डायग्राम तुम्हें कि ये एक सेल बनाया मैंने यहाँ पर, सही है, और यहाँ बनाया मैंने दूसरा सेल। फर्क क्या है दोनों में? यहाँ पर बस एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनील दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी चीज पाई जा रही है, ठीक है, जो भी चीज मिल रही है वो यहाँ पे अंदर की तरफ मिल रही है। ये है हमारे पास क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर हमारे पास पाया जा रहा है क्रोमैटिन नेटवर्क। ये इसके अंदर है क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, जबकि यहां की अगर बात करें तो बेटा यहां पर हमारे पास पूरे सेल में क्रोमैटिन नेटवर्क फैला हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, और कहीं इंक्लोज नहीं होता। तो यहां पर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये मेजर फर्क है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। आगे चल के मजीद मैं आपको इसका डिफरेंस करा दूंगा। सही, अब आ जाओ कि भाई रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। डिस्कवर करते ही कैरियन का नाम दे दिया। न्यूक्लियस किन किन चीजों पे कंसिस्ट करता है? ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन। या चलो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। देखो बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ज्यादातर स्फेरिकल ही पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली स्फेरिकल, ज्यादातर स्फेरिकल पाया जाता है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल की तो बेटा एनिमल सेल में यह पाया जाता है सेंट्रली प्लेस्ड, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन की तरफ साइड पर खिसक जाता है, मूव कर जाता है साइड पे। अब सर ऐसा क्यों है? एनिमल सेल में पाया जा रहा है सेंट्रली प्लेस्ड, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और प्लांट सेल में ये साइड वे हो गया, साइड लाइन हो गया। ठीक है, मूव एट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर गया प्लांट में। ऐसा क्यों है? मैंने कहा बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट सेल में पाया जाता है लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में पाया जाता है लार्ज वैक्यूल। इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियस को खिसका देता है। मिसाल के तौर पे यहां पर हम एक सेल बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये इतना बड़ा सा एक वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद है, ऐसे करके। तो अब क्या होगा? न्यूक्लियस को तो साइड लाइन होना पड़ेगा ना बेटा। न्यूक्लियस यहां आ गया साइड में, तो प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है और ये है वैक्यूल। ठीक है, जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये बिल्कुल ही सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है।
ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब आ जाते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ कि बन कैसे रहा है। अब आ जाते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ कि भाई ये बन कैसे रहा है, ठीक है। आओ देखो बेटा, न्यूक्लियस कंपोज करता है, नंबर वन, सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले चाहिए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कैरियोलिम्फ का भी नाम देते हैं, कैरियोलिम्फ, ठीक है। इसके बाद पाया जाता है आपके पास क्या, न्यूक्लियोलस, और उसके बाद पाया जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। सबसे काम की चीज क्रोमैटिन नेटवर्क ही है, वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियर पोर्स, यहां पे पाई जाती है न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है बेटा। तो बेटा न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन हमने कर ली है यहां पर, ठीक है। अब आ जाओ हम एक एक करके देखते हैं कि भाई यहां पर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्टार्ट करते हैं यहां पर, तो देखो याद रखो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, वो एग्जैक्टली कंपोज करती है सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल से इस चैप्टर के पहले पार्ट में, पहले लेक्चर में करा चुका हूं, ठीक है। तो अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा बस दो वर्ड्स पढ़ के आगे निकल जाएंगे, और वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन कंपोज करती है किस पर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स पाई जाती हैं कि जिससे मैसेंजर आरएनए वगैरह न्यूक्लियस से बाहर जा सकते हैं और कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं क्या, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। और इन पोर्स से चीजें अंदर और बाहर न्यूक्लियस के मूव कर सकती हैं, ठीक है। अब आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है बेटा, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जरा न्यूक्लियोप्लाज्म को समझिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ। अब इसको कैरियोलिम्फ क्यों कहा जाता है, देखो बेटा लिम्फ का मतलब तो होता है फ्लूइड, लिक्विड, और कैरियो का मतलब क्या है, कैरियन। कैरियन न्यूक्लियस का नाम किसने दिया था, ये मैंने आपको उसी वक्त बताया था जब हमने यहां पे पढ़ा था कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करते ही न्यूक्लियस को क्या नाम दिया, कैरियन, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास, इसको हम कैरियोलिम्फ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस का फ्लूइड है, सही है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, ठीक है। अब एक बात यहां पे याद रखना, मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये था उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक चीज बेटा यहां पे बात याद रखना, वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है उसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक सेल के अंदर जो भी पाया जा रहा है उसको हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लिविंग मटेरियल। लेकिन यहां से लेके यहां तक प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चीज है उसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, यह है साइटोप्लाज्म। और यहां से लेके यहां तक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है बेटा, उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हो गई यहां से, fluid between cell membrane and nuclear membrane in an eukaryotic cell is called cytoplasm, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है उसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो है बेटा वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियर ऑर्गेनील है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोलस। बेटा ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम कर रहा होता है, ठीक है। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ
राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बुक से दिखा दूं। अगर आप यहां पर आए बुक में तो देखो बेटा ये न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर। अब देखो जरा गौर करना है यहां पर, ठीक है, देखिए, विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देयर मे बी मोर देन वन, there may be more than one nucleoli in one nucleus. Their numbers varies in different kind of cells. ठीक है, it disappears during cell division and reappear afterwards. It is made up of different type of RNA and responsible to synthesize ribosome. ये है मेन बात यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने का, राइबोसोम को सिंथेसाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है बेटा, न्यूक्लियोलस के पास होती है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपनी सबसे मेजर चीज की तरफ जिसका नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क। सही है भाई, क्रोमैटिन नेटवर्क। अभी जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम डिटेल से समझेंगे अभी। सही है, क्रोमैटिन नेटवर्क। सबसे पहले तो अगर हम क्रोमैटिन नेटवर्क की बात करें तो क्रोमैटिन नेटवर्क को डिफाइन इस तरीके से कर दिया जाता है कि इट इज अ थ्रेड लाइक सब्सटेंस फाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस, थ्रेड लाइक सब्सटेंस फाउंड इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस पाया जा रहा है जिसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कह रहे हैं। अब ये तो थ्रेड लाइक सब्सटेंस, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया ना, हमें तो ये डिफाइन करना है कि इसका फंक्शन और कॉम्पोजिशन क्या है। तो बेसिकली हम इसको दूसरा नाम देते हैं मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को बेटा उर्दू में कहा जाता है विरासत। इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है? विरासत। ठीक है, शायद आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना हो। ठीक है, सुना ही होगा, जाहिर सी बात है, शायर मशरिक। ठीक है, तो हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल की एक नज़म है शिकवा, और फिर उसके जवाब में आई जवाब शिकवा, कि जिसमें एक बंदा खुदा से शिकवा कर रहा है कि हम एक ज़माने में हम लोग रूल किया करते थे इस दुनिया को, जब मुगल्स के टाइम पर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर, ठीक है, और भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी खिलाफतें और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सल्तनत थी। अब क्या हो गया? तो वो शिकवा कर रहा है रब से। तो रब का जब जवाब आता है ना, वो इतना खूबसूरत जवाब है, मैं आपको क्या बताऊं। पता वो क्या शेर है? बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, तो पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। तो पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। यानी कि भाई अगर तुम्हारे पास, अब यहां पे जरा इसको समझो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर का मतलब है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना। ठीक है, तो पिसर कहते हैं बेटे को, काबिले मिरास कहते हैं विरासत का हकदार, पिदर कहते हैं वालिद को, वालिद की मीरास का हकदार बेटा क्यों हो जब उसके पास अपने बाप वाला इल्म ही नहीं है। तो यहां पर बेसिकली समझाने का मकसद क्या है, ये जो मीरास वर्ड इस्तेमाल हुआ ना बेटा, जरा समझना, ये वर्ड है विरासत। ठीक है, विरासत से निकला मीरास। और यहां पर क्या मामला है कि पिदर, वालिद से मीरास कहां पर आती है? पिसर के पास। ठीक है, बेटों के पास, बेटियों के पास भी आती है, बच्चों के पास आती है। तो बेसिकली क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ना, वो है मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस बैठा हुआ है हमारे बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो ए न्यूक्लिएटेड हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आगे जब मैं आपको चैप्टर सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां बताऊंगा बेटा इस चीज के बारे में। जस्ट लाइक रेड ब्लड सेल, आरबीसी इज ए न्यूक्लिएटेड सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रोमैटिन नेटवर्क भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो जितने भी सेल बॉडी में ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उनमें क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, और बॉडी के हर सेल में क्रोमैटिन नेटवर्क सेम होगा। ठीक है, जब हमने क्रोमैटिन नेटवर्क को एक सेल से बाहर निकाला,
अब यहाँ पे मैं जरा इसकी कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। हमने एक सेल से क्रोमेटिन नेटवर्क एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला, ठीक है। देखें भाई, ये हमारे पास यहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क का थ्रेड ऐसे करके उलझा हुआ सा पड़ा हुआ था, ठीक है। आपने अगर बाहर निकाले इसको, जरा देखे तो ये है क्या चीज, ठीक है। तो हमने जब इसको बाहर निकाला तो ये ऐसे उलझा हुआ सा थ्रेड था, ठीक है। अब आपने कहा सर इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये क्या चीज है, मुझे हमें हमें समझना है इसको डिटेल से। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। ये आ गया हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। आपने कहा सर इसको थोड़ा सा बड़ा करें। अब जब हमने इसको बड़ा करा, हल्का सा थोड़ा सा जूम इन किया, मैग्नीफाई किया, तो यहां पे हमें पता लगा कि भाई ये एक थ्रेड नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स मिलकर क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और इनको हमने नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। आपने कहा सर ये एक क्रोमोसोम ना यहाँ पकड़ के यहाँ बड़ा कर दें, जरा हमें पता तो लगे ये है क्या चीज। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ बड़ा कर देते। जब हमने एक क्रोमोसोम को पकड़ा और यहाँ पे बड़ा करने की कोशिश करी उसे, तो हमें क्रोमोसोम कुछ ऐसे करके नजर आया, ठीक है, कुछ ऐसे करके दिखा। आपने कहा सर ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जब हमने इसको मजीद मैग्नीफाई करा तो हमें पता लगा कि बेटा ये क्रोमोसोम इटसेल्फ थ्रेड से बना हुआ है एक, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम इटसेल्फ एक थ्रेड से बना हुआ है, सही है। और वो जो थ्रेड है वो बहुत वाइंडेड तरीके से उलझा हुआ सा हमारे इस क्रोमोसोम में मौजूद है, ऐसे करके, ठीक है। उलझा हुआ सा ये थ्रेड हमारे क्रोमोसोम में इस तरीके से मौजूद है। आपने कहा सर ये थ्रेड क्या चीज है, ये जरा बाहर तो निकालें इसको, इसको जरा समझते हैं क्या मामला है इसका। मैंने कहा चलो बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है। लेकिन पहले एक चीज समझ लो कि बेटा ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना क्रोमोसोम का, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर है, ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स, ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना क्रोमैटिड का, ये कहलाता है टीलोमर, ठीक है, समझ में आ रही बात। और क्रोमैटिड को कभी कभार हम आर्म्स का नाम भी दे देते हैं, आर्म, ठीक है, आर्म्स। आपने कहा सर ये थ्रेड क्या चीज है, इसको बाहर निकालें और उसको बड़ा करें यहाँ पर। मैंने कहा चलो सही है, इस थ्रेड को पकड़ा हमने, या चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि हमने क्रोमोसोम का एक पीस यहाँ से कट किया, ठीक है। क्रोमोसोम का एक पीस यहाँ से हमने कट किया और उसको यहाँ हमने कर लिया थोड़ा सा मजीद मैग्नीफाई, ठीक है। यहाँ हमने उसको मजीद मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है भाई। यहां हो गया ये क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैग्नीफाई। अब जब हम इसको मैग्नीफाई करा तो हमें पता लगा कि भाई यहां पर तो कॉइलिंग विद इन कॉइलिंग हुई हुई है, यानी कि क्रोमोसोम इटसेल्फ एक कॉइल्ड थ्रेड से बना हुआ है, एक उलझे हुए से धागे से बना हुआ है, और इस धागे के अंदर मजीद कॉइलिंग हुई हुई है। तो हमने इस कॉइलिंग को नाम दे दिया क्या, सुपर कॉइलिंग। क्या नाम दे दिया इसको, सुपर कॉइलिंग, ठीक है बेटा। हमने इसको नाम दे दिया सुपर कॉइलिंग, ठीक है भाई, सुपर कॉइलिंग हो गई। आपने कहा सर थ्रेड क्या चीज है, ये है क्या, इसको बड़ा करें। और मैंने कहा चलो तुम्हारी ख्वाहिश पे कर लेते हैं। हमने इसको और बड़ा करना शुरू करा, ठीक है। तो हमें नजर आया कि हर थोड़े से टाइम के इंटरवल के बाद यहां पर इस तरीके से एक प्रोटीन मशीनरी आ रही है, और इस प्रोटीन मशीनरी को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम। आपने कहा सर ये किस चीज से बनी हुई है, ये क्या चीज है। मैंने कहा बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी देख लेते हैं। आपने कहा थोड़ा सा और बड़ा करें। जब मैंने इस थ्रेड को थोड़ा सा और मजीद मैग्नीफाई किया तो हमें पता लगा कि भाई ये थ्रेड जो है, ये जो न्यूक्लियोसोम जो मशीनरी जो आ रही है प्रोटीन की, ये बेसिकली 4 प्रोटीन्स नहीं है, ये 8 प्रोटीन्स हैं जो हर थोड़े से इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 4 आगे 4 पीछे इस तरीके से। और इन प्रोटीन्स को हमने नाम दिया क्या, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और इनके अराउंड डीएनए, ये जो थ्रेड है इनके अराउंड, ठीक है, ये जो थ्रेड है ये इनके अराउंड वाइंड हुआ हुआ है, ऐसे करके लिपटा हुआ है, जस्ट लाइक तुम क्रिकेट खेलने के लिए टेनिस बॉल पे टेप चढ़ाते हो, बिल्कुल इस तरीके से ये इन पर वाइंड हुआ हुआ है,
ठीक है, और इनको हम नाम दे रहे हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है भाई, ये है आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है समझ में आ गई, लेकिन ये थ्रेड बेसिकली क्या चीज है, ये इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें। मैंने कहा चलो कर लेते हैं तुम्हारे कहने पे। इसको जब हमने थोड़ा सा और मैग्नीफाई करा तो हमें पता लगा कि भाई ये एक थ्रेड नहीं है, ये बेसिकली दो थ्रेड्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरीके से वाइंड हुए हुए हैं, जस्ट लाइक स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से वाइंड हुए हैं एक दूसरे के साथ। आपने कहा है सर अभी तक तो एक ही थ्रेड मसला कर रहा था, दो थ्रेड हो गए। मैंने कहा बिल्कुल भाई, और इन दो थ्रेड्स को नाम दिया जाता है डीएनए डबल हेलिक्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा, डीएनए डबल हेलिक्स। सही है, इन दो थ्रेड्स को नाम दिया जाता है डीएनए डबल हेलिक्स। और यहां पर जो है वो डीएनए डबल हेलिक्स में चल रही होती है पेयरिंग। आपने कहा सर ये पेयरिंग किस चीज की है। मैंने कहा देखो बेटा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स। आपने कहा ये डीएनए डबल हेलिक्स क्या है, जरा हमें डीएनए के बारे में बताएं, थोड़ा सा खोल के बताइए इसको। मैंने कहा चलो खोल देते हैं। अभी जो डीएनए डबल हेलिक्स है बेटा, ये दो मेन चीजों से मिलकर बन रहा है। ये जो रेड वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या नाम देते हैं इसको, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बेसिकली ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मौजूद है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये कहलाते हैं न्यूक्लियर बेसिस। ये न्यूक्लियर बेसिस होती है। ठीक है, अब आओ, आपने कहा सर ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है। मैंने कहा देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं ना, तो डीएनए बनता है तीन चीजों से मिलकर। अच्छा तो चार चीजें होती हैं। ठीक है, नंबर 1 डी ऑक्सी राइबोस शुगर। अब डी ऑक्सी राइबोस शुगर क्या होती है, देखो बेटा डी का मतलब होता है नॉट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, और राइबोस का मतलब होता है 5 कार्बन। तो बेसिकली डीऑक्सी राइबोस शुगर कुछ इस तरीके से शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं, जो इस तरीके से पेंटागन की शक्ल में अरेंज होते हैं। ठीक है, और यहां पे होता है आपका 5वां कार्बन। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। यहां पर आपके पास दोनों जगहों पर अगर तो राइबोस शुगर है तो दोनों जगह पे OH होगा, और अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो यहां पर OH होगा और यहां पे सिर्फ H होगा। ठीक है, तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगी। दूसरी चीज जो डीएनए में पाई जाती है बेटा, वो पाया जाता है फॉस्फेट। वो पाया जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। और तीसरी चीज जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको हम न्यूक्लियर बेसिस भी कहते थे, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है भाई, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पर हम न्यूक्लियर बेसिस के साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ, आपने कहा सर ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या चीज है। मैंने कहा देखो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस डिवाइड होती हैं दो मेजर पार्ट्स में। कुछ होती हैं प्यूरीन बेसिस, कुछ होती हैं प्यूरीन बेसिस, और कुछ होती हैं पायरिमिडीन बेसिस। ठीक है, कुछ होती हैं पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस जो है आपके पास ये होती हैं एडेनिन, एडेनिन एंड गोनिन। और पायरिमिडीन बेसिस जो होती हैं आपके पास ये होती हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, एंड यूरेसिल। ये आपके पास पायरिमिडीन बेसिस है। अब यहां पर होता क्या है, एडेनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन के साथ इन डीएनए, अगर डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, गोनिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ, एंड एडेनिन हमेशा पेयर करेगा यूरेसिल के साथ अगर बात हो रही है आरएनए की। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, अब आरएनए क्या होता है मैं तुम्हें आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बस अभी इतना समझ लो कि आरएनए भी कुछ होता है। सही है, जस्ट लाइक डीएनए होता है, बस फर्क इतना होता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल। डीएनए के दो थ्रेड्स होते हैं, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, लेकिन एडेनिन आरएनए बनाते वक्त पेयर करता है यूरेसिल के साथ,
और डीएनए बनाते वक्त पेयर करता है थाइमीन के साथ। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है सर, समझ में आ गई सर, बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा देखो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है, अब आओ देखो, यहां पर हमारे पास ये, मैं बताऊं आपको, ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट, अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आगे चल के तुम सेकंड ईयर में आओगे, सेकंड ईयर के बाद तुम्हें देना होगा एक एग्जाम एमडी कैट का। ठीक है, एमडी कैट का जो एग्जाम होता है ना बेटा, ये आपको देना पड़ता है जब आप चाहते हैं एमबीबीएस या बीडीएस, यानी कि या तो तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो या डेंटल सर्जन बनना चाह रहे हो। ठीक है, डेंटिस्ट बनना चाह रहे हो। ठीक है, एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए, एमबीबीएस बीडीएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ता है एमडी कैट। ठीक है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है। वजह ये, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड पूरे पाकिस्तान से कोई 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं, और सीट्स सब कुछ मिला, पूरे पाकिस्तान की सीट मिला जुला के जो सीट्स हैं बेटा वो सिर्फ 12,000 है 12 की। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चल रहे होते हैं, और ये टॉपिक उन कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुम लोग फर्स्ट ईयर कवर कर लो अपनी पूरी। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पेपर जैसे ही देने जाओ ना बोर्ड का, और जैसे ही हो जाए पेपर, फौरन मुझे इसके बाद मैसेज करना। ठीक है, मेरा इस नंबर पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें पूरे A to Z गाइडेंस दे दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें आगे अपनी पढ़ाई को लेके चलना है, कि तुम एमडी कैट भी क्लियर कर लो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लो, और साथ साथ में एक डॉक्टर बनने की तरफ गामजन हो जाओ। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा अभी भी गाइडेंस लेना चाहता है वो अभी भी मैसेज कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं, वो व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो थ्रेड है ना बेटा, रेड वाला थ्रेड, बेसिकली ये थ्रेड है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहां पर शुगर और फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखो, ये आ गई आपके पास राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब यहां पे हर कोना, हर एज एक कार्बन है। ठीक है ना, हर एज एक कार्बन है। यहां पर ये वाला कार्बन है फिफ्थ कार्बन, पांचवां कार्बन। बेटा ये जुड़ जाता है पीछे की तरफ बैठे हुए फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। और ये तीसरा कार्बन, ये भी जुड़ जाता है नीचे की तरफ बैठे हुए एक फॉस्फेट के साथ। फिर नीचे वाला फॉस्फेट जुड़ता है नीचे वाले शुगर के पांचवें कार्बन से। ठीक है, और यहां पर आपके पास ये आ जाता है आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर का रिंग। ठीक है, ये आ गया रिंग। सही है, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा साइड लाइन कर रहा हूं ताकि हम यहां पे लिख सकें। ठीक है, तो यहां कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये तीसरा कार्बन फिर से एक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉस्फेट नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि नीचे वाली शुगर का कार्बन है। ठीक है, और इस तरीके से ये बॉन्डिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये आगे की तरफ मूव करती जा रही है। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करती जा रही है। अब मामला क्या है कि ये तो सिर्फ थ्रेड बना है, ये रेड वाला थ्रेड जो है, इसके आगे जो पर्पल वाली नाइट्रोजनस बेसिस है ये कहां लगती है देखो, ये हमारे पास पहला कार्बन है, यहां पर लगेगी नाइट्रोजनस बेस, जैसे मिसाल के तौर पर एडेनिन लग गई। ठीक है, यहां पर गोनिन लग गई। ठीक है, यहां पर साइटोसिन लग गई। ठीक है, अब जरा मेरी गौर से बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मैं कहना ही चाह रहा हूं, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ना रिंग, ये जो मैंने ये जो चेन बनाई है पूरी, ठीक है, जो चेन पूरी बनी हुई है, इस चेन को मैंने ऊपर से पकड़ा और नीचे से पकड़ा और स्क्रीन से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इमेजिन करो मेरे साथ, इसको ऊपर से पकड़ा, नीचे से पकड़ा और इसको स्क्रीन से बाहर निकाल लिया। स्क्रीन से बाहर निकाल के इसको मैंने उल्टा करा। जैसे ही उल्टा करा तो जितने भी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ डायरेक्टेड थे वो नीचे आ गए, और इसको मैंने ऐसे करके रोटेट भी कर दिया। जब मैंने इसको रोटेट करा ना, तो जितने नाइट्रोजनस बेसिस सामने की तरफ थे वो अब आ गए इस तरफ। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये एडेनिन था। ठीक है, ये एडेनिन यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से ये वाला एक थ्रेड है, इसी तरीके से सामने वाला भी एक थ्रेड है। ठीक है ना, और ये कैसे बन रहा है मैंने आपको बताया भाई, ये जो बना हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इसको हमने निकाला, स्क्रीन से बाहर निकाल लिया, उल्टा करा और ऐसे करके घुमा भी दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एडेनिन के बिल्कुल सामने कौन आएगा, मैंने अभी आपको बताया एडेनिन से कौन पेयर करता है बेटा हमेशा, थाइमीन इन डीएनए। ठीक है,
और बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन से जुड़ रहा होता है? पहले कार्बन से। तो ये आ गया हमारे पास पहला कार्बन, ठीक है, ये आ गया इसका ऑक्सीजन, और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर उल्टी हो गई है, ठीक है, अपोजिट, और ये आ गया इसका पांचवा कार्बन, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास पांचवा कार्बन, ठीक है, ये इसका पांचवा कार्बन हो गया। अब पांचवा कार्बन किससे जुड़ता है? पांचवा कार्बन जुड़ता है फॉस्फेट से। और तीसरा कार्बन किससे जुड़ता है? तीसरा कार्बन जुड़ता है फॉस्फेट से, ठीक है, तीसरा कार्बन जुड़ता है फॉस्फेट से, सही है। तो यहां पर भी यही चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉस्फेट है ये जुड़ेगा नीचे वाले कार्बन के तीसरे, नीचे वाले शुगर के तीसरे कार्बन से, ठीक है। गोनिन के सामने कौन आ गया? गोनिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, ठीक है। और साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से, ठीक है भाई। ये आ गई एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यहां पे ये जुड़ गया फॉस्फेट इसके साथ, ठीक है। और ये आ गया इसका पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से जुड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये सामने वाला स्ट्रक्चर भी, सामने वाला स्ट्रैंड भी बन गया। साइटोसिन के सामने कौन आ गया? यहाँ पर गोनिन आ गया। गोनिन किससे जुड़ेगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से, ठीक है ना। और ये तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा, और ये आ गया इसका पांचवा कार्बन, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं जल्दी से, तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। यहां पर आ जाओ, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर ये वाला चौथा, और ये वाला पांचवा, ठीक है। ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। यहाँ पर ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, सब जगह पांच कार्बन है। और नाइट्रोजनस बेस हमेशा किससे जुड़ती है? पहले कार्बन से जुड़ती है। अब आपने कहा सर ठीक है, समझ में आ गई ये बात हमें, लेकिन इन दो स्ट्रैंड्स के दरमियान तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या कनेक्शन है? ठीक है, ये दोनों तो यहाँ पर अलग अलग पड़े हुए, ये तो अलग अलग हो सकते हैं बड़े आराम से, यूं करके खींच के अलग कर दूं मैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गोनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आपने कहा सर कहीं बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका? मैंने कहा बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास इलैबोरेटेड डायग्राम ऑफ, elaborated diagram of डीएनए डबल हेलिक्स। बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने आपको, ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है भाई। अब मैं आपको बुक में दिखा देता हूं। देखो बुक में हमारे पास यहां पर तो जस्ट क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा इसकी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन अगर तुम चैप्टर नंबर 1 में आ जाओ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए, ठीक है, यहां पर गौर करना, देखो ये रहा डीएनए डबल हेलिक्स ये बना हुआ, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर आपके पास आपको थाइमीन बना हुआ नजर आएगा, एडेनिन बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आपको फॉस्फेट बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है शुगर के साथ, शुगर जुड़ी हुई है नाइट्रोजनस बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है सामने वाली नाइट्रोजनस बेस के साथ, वो जुड़ा हुआ है शुगर के साथ, और शुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट के साथ, ठीक है। ये फॉस्फेट नीचे वाले शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से अगली नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट। इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर चैप्टर 1 में मौजूद है, ठीक है। और यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ भी नजर आएगा। देखो ये फॉस्फेट, ठीक है, और ये राइबोस शुगर के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो ये हमारे पास फॉस्फेट, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन, ठीक है, ये एडिनोसिन, ये राइबोस शुगर, ये क्या है आपके पास? राइबोस शुगर। क्यों राइबोस कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों जगह OH लगा हुआ है। मैंने डीऑक्सी राइबोस शुगर की पहचान क्या बताई थी? डीऑक्सी राइबोस शुगर की पहचान ये थी कि भाई यहां पर आपके पास दूसरे कार्बन पे सिर्फ H होगा, OH नहीं होगा। और अगर दोनों जगह OH है तो क्या होगा आपके पास? राइबोस शुगर होगा, ठीक है।
यहां तक क्लियर हो गई ये बात। तो बेटा ये हमारे पास पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहां पर मैंने आपको बना के समराइज कर दिया है, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूरा यहां पे हमने बना दिया है, सही। और इससे ज्यादा मजीद बेहतर इलेबोरेशन इसकी पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा आगे। अब हमने कहा कि भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि आप अल्लाह की शान देखेंगे, इस तरीके से हमारा ये डीएनए ऐसा वाइंड होके कॉइल्ड होके इस तरीके से हमारे जो है वो एक क्रोमोसोम में बंद है, और क्रोमोसोम इस तरीके से क्रोमैटिन नेटवर्क में बंद है, और इस तरीके से क्रोमैटिन नेटवर्क हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद है। हमें एक सेल नजर नहीं आता, तो हमें डीएनए क्या नजर आएगा नेकेड आई से, ठीक है। ये कुदरत की शान है बेटा। अब जरा यहां पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो क्रोमोसोम्स की ना क्लासिफिकेशन दो बुनियादों पर होती है, एक स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात सिर्फ अभी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम कर लें, अगर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर लें अभी यहां पे सिर्फ हम, क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमारे पास सेकेंड ईयर में आती है जिसमें हम ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो यहां पर हमारे पास चार टाइप की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। पहला है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तीसरा है आपके पास एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और चौथा है आपके पास टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि भाई सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में, और दो आर्म्स या दो क्रोमैटिड्स की लेंथ जो है वो बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि ऑलमोस्ट सेंटर में है सेंट्रोमेयर, ठीक है। एक तरफ के आर्म्स थोड़े से लंबे, दूसरी तरफ के आर्म्स की लेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर कह सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। एक तरफ के आर्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं और दूसरी तरफ के आर्म्स बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, ये एक्रोसेंट्रिक है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर खुद ही साइडलाइन हो जाता है, ठीक है। आर्म्स यहां पे कोने पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि बिल्कुल कोने पर चला गया कौन, हमारा सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस, ठीक है। याद रखना मेरी ये बात कि डीएनए के किसी भी छोटे से पीस को कि जो कोई खास प्रोटीन इनकोड कर रहा है, आगे चल के आपको बताऊंगा चैप्टर 1 में जब पढ़ाऊंगा ये चीज, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या चीज होती है, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीएनए के किसी खास पीस को जो कोई खास इंफॉर्मेशन इनकोड कर रहा होता है उसको नाम दिया जाता है जीन, एंड जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो जीन के पास है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैसे होता है, सारा काम हमें आगे चल के पढ़ना है डिटेल से, अभी सिर्फ हमें समझना है कि ये है क्या, ठीक है। तो बेटा यहां पर बहुत डिटेल से आपके पास क्रोमैटिन नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम जरा आते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं बुक से। वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन है, ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। और सारे जो है वो चीजें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गौर कीजिए, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर करें तो क्रोमोसोम कंटेन द हेरिडेटरी यूनिट कॉल्ड जीन, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड जीन लोकस, आगे चल के पढ़ाऊंगा क्या है। क्रोमोसोम्स कैरी द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हमारी बात, जैसे कि फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 14 इन स्वीट पाई, ठीक है, 20 इन कॉर्न सेल, 46 इन ह्यूमन एटसेट्रा, सही है। शेप की बुनियादों पे 4 टाइप के हो जाते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब सेंट्रिक भी कहते हैं, या सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। और ये आ गया आपके पास टीलोसेंट्रिक, और ये इनकी डायग्राम्स भी यहाँ पर बनी हुई हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल की डिफरेंशिएशन हम पहले लेक्चर में ही कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का जो मैंने पीछे पढ़ाया था इसके ऊपर हम कर चुके थे ये चीज, ठीक है। तो भाई यहां पर आपका न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।